हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स ऑफ शॉट पुट थ्रो देखने वाले हैं। इसमें हम ये पोर्शन नहीं देखेंगे कैसे उसको मोमेंटम मिलता है, कैसे उसको एक वेलोसिटी मिलता है गोला को, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि फेंकने के बाद उस गोला का जो मोशन होता है उसको हम कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमने जो सबसे बड़ा एजम्पशन लिया है वो ये है कि पॉइंट पार्टिकल होना चाहिए। जो पार्टिकल है वो पॉइंट पार्टिकल होना चाहिए। भले ही मैंने आपको अभी तक इस पॉइंट पार्टिकल के बारे में नहीं बताया, बट एक इनहेरेंट हमको क्लियर होना चाहिए कि जो जितने भी अभी हमने मैकेनिक्स देखा, काइनेमेटिक्स देखा, वो बेसिकली पॉइंट पार्टिकल के लिए है। लेकिन जो गोला है, जो डायमेंशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोला का डायमेंशन है, कुछ ना कुछ एक रेडियस हो गई गोला का, तो अभी उसको हमको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि एक बंदा है यहाँ पे इस तरीके से, और उसने गोला को फेंका ऐसा। जब इसने गोला को सपोज यहाँ से फेंका, यहाँ से इसकी मोशन स्टार्ट हुई गोला की, आप ऐसा एज्यूम करिए, और उसके बाद ये गोला निकलने के बाद एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए हमें वीडियो में नज़र आया है, और हम जानते भी हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। कई बार जब भी एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं तो इसमें जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें गोला फेंक एक फेवरेट प्रतियोगिता होता है, उसमें लोग ज़रूर भाग लेते हैं। तो गोला फेंक में आपने देखा होगा कि ये जो मोशन होता है पार्टिकल का, यहाँ पे पार्टिकल ना बोल के ज़्यादा बेटर वर्ड यूज़ होगा, इसको अगर हम गोला बोलें या शॉट पुट बोलें, तो ये जो है इसका जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल होता है। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता क्यों है, उसके पीछे वही कहानी है कि इसकी जो एक वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में u होती है। ये अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल मान लें, इसको एक हॉरिजॉन्टल लेवल मान रहा हूँ, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये थीटा एंगल बनाते हुए ये बंदा इसको फेंकता है। फेंकने से पहले भी बहुत सारी मैकेनिक्स है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए, बस इतने ध्यान दीजिए कि उसके हाथ से छूटा, और छूटने के बाद इस टाइप से ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया। ये बंदा अर्थ पे खड़ा है, दिस इज अर्थ सरफेस, ये ध्यान रखिएगा, ये अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ सरफेस। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे लिंक शेयर किए हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से गोला फेंक की प्रतियोगिता होती है, शॉट पुट थ्रो किस तरीके से फेंका जाता है। जिसमें एक आदमी खड़ा रहता है, एक गोला को लेकर वो फेंकता है। बेसिकली मेटालिक बॉल है, ये कुछ नहीं है, गोला मतलब मेटालिक बॉल, मेटालिक हैवी बॉल होता है, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत आसान है, हैवी बॉल। इसको लेकर वो लोग फेंकते हैं, और फेंकने के बाद इसकी जो प्रतियोगिता का जो मेन थीम होता है कि ये जहाँ से फेंका और जहाँ पे स्ट्राइक हुआ उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है। अगर सपोज मैं इसको d से डिनोट कर रहा हूँ, मैं इसको रेंज नहीं कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं d कह रहा हूँ। बेसिकली ये रेंज ही है, लेकिन चूंकि हमने रेंज एक अलग टाइप से डिफाइन किया है अभी, तो इसको मैं d लिख रहा हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्टिकल और ये गोला एक डायमेंशन वाला चीज़ है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसका जो मोशन है वो इस टाइप से है। तो गोला क्या होता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि अगर आपका बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी है, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी बोलते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब डायमेंशन जिसमें है, डायमेंशंस आर नॉट नेग्लिजिबल। अगर डायमेंशंस नेग्लिजिबल नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास इज इक्विवेलेंट टू, आप ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट पार्टिकल। अब इस सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। अगर आपका बॉडी में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल इस टाइप से है, तो इसका दोनों डायगोनल को मिलाने वाली ये पॉइंट जहां पे कट करती है, बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास होगी। अगर एक डिस्क है आपके पास, तो डिस्क का सेंटर, ये सेंटर है, ये मान लीजिए R है, तो ये डिस्क का सेंटर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये COM होगा। उसी प्रकार एक गोला है,
ये मान लीजिए गोला है, इसको मैं 3D में दिखाने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ। तो इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। और मैंने क्या बोला, हमने जो फिजिक्स पढ़ी है वो पॉइंट पार्टिकल के लिए पढ़ी है। तो यहां पे आप क्या करिए, सेंटर को रख दीजिए, यहां पे गोले के सेंटर को रख दीजिए ऐसा, यहां पे गोले के सेंटर को रख दीजिए ऐसा, यहां पे गोले के सेंटर को रख दीजिए ऐसा, यहां पे गोले के सेंटर को रख दीजिए ऐसा, यहां पे गोले के सेंटर को रख दीजिए ऐसा, यहां पे गोले के सेंटर को रख दीजिए ऐसा। तो ये जो पूरा गोला है इसका भी मोशन क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ ही हो गया, क्योंकि जो इसका सेंटर है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं, वो पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अगर वो पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इसमें पूरी मैथमेटिक्स, पूरी मैकेनिक्स, पूरी फिजिक्स के इक्वेशंस हम लागू कर सकते हैं इस एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। लेकिन ध्यान रहे वो किसके लिए लागू होंगे, सेंटर ऑफ मास के लिए। ये जो पूरी फिजिक्स है वो सेंटर ऑफ मास के लिए लागू होने वाली है। अब मुझे इसमें क्या क्या चीज़ पता है, ये जो है इसका मैक्सिमम हाइट अगर यहाँ से लें तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है। सपोज मैं इसको अगर H1 नाम दूं तो मुझे वो फॉर्मूला पता है। ये बंदा किस हाइट से फेंका बॉल को, आप वीडियो में देखेंगे तो एक हाइट से फेंका जाता है, ऐसा नहीं कि अर्थ सरफेस से उसको फेंक दिए बॉल को, ऐसा नहीं होता, एक हाइट से उसको फेंका जाता है। तो वो डेफिनेट हाइट होगी। सपोज मैं उसको H2 लेता हूँ, ये हाइट भी H2 है बेसिकली। और उसके बाद ये जो बॉल है वो इस टाइप से इसका मोशन देखिए, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ तक सिमेट्रिक है। अगर मैं इसका नाम दे दूँ, सपोज मैंने इसको O नाम दिया, इसको A नाम दिया, B दिया, ये इतना हम लोग देखे O A B सिमेट्रिक है, लेकिन ये स्ट्राइक कहाँ कर रही है, C पॉइंट पे कर रही है, यहाँ पे। तो ये थोड़े दूर और भी चलती है, H हाइट को भी चलती है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, मुझे इसके लिए ये D पता करना है, मुझे इसके लिए ये R पता करना है। सपोज मैं इसको R नाम देता हूं तो मुझे ये R भी पता करना है। अगर ये U वेलोसिटी से फेंका जाता है, थीटा एंगल है, बहुत आसान है। मैं R के लिए तो लिख सकता हूं, ये R के लिए मेरे पास बने बनाया इक्वेशंस हैं, वैल्यूज मुझे पता है। वो होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ये हो गया R, इतना मुझे पता है। इस H1 की वैल्यू भी मुझे पता है, H1 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ये भी मुझे पता है, ये H1 है। ये दोनों हमने अभी डेराइव किया था। H2 हमारे पास नॉन वैल्यू रहेगी, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कंप्लीट, यहां से लेकर O से लेकर C तक में चलने में जो समय लगा है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है 2U साइन थीटा अपॉन G, वो उसको लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना तक के लिए टाइम है। अगर मैं ये लिखना चाहूं TOAB, अगर मैं ये लिखना चाहूं तो आप बेशक 2U साइन थीटा अपॉन G ये लागू कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो लिखना है OABC तक के लिए टाइम। तो इसको कैसे निकालें? ये बड़ा आसान है। आप फिर से इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक फ्री फॉल कर रहा है और एक इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो फ्री फॉल कर रहा है वो मैक्सिमम हाइट H1 अटेंड करता है, और H1 से जब वो नीचे की तरफ आता है तो H1 प्लस H2 अटेंड करता है, H1 प्लस H2 अटेंड करता है। तो चलिए उसके लिए हम कैसे इक्वेशंस लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये बॉल एक डेफिनेट हाइट H2 जैसे हमने देखा था, ये मैन फेंकता है, और ये वो वाला बॉल है जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब UY कंपोनेंट वाला है। UY इज इक्वल टू U साइन थीटा से जाने वाला कंपोनेंट वाला बॉल है ये, जो कि फ्री फॉल कर रहा है। और हमें पता है कि ये जो बॉल है ऊपर की ओर जाएगा 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 और मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट है, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हम लोग H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये H1 है। उसके बाद क्या होता है, ये बॉल यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है Vy इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बॉल, इसको मैं इधर अलग से दिखा रहा हूँ, यही सेम बॉल है। उसके बाद धीरे धीरे अपना वेलोसिटी या स्पीड बोलें इस डायरेक्शन में गेन करता है, और गेन करने के बाद अगेन ये बॉल सेम लेवल पे पहुंचता है।
जब ये बॉल सेम लेवल पे पहुंचेगा तो यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो ये अगेन u sin थीटा अचीव कर लेगा। मतलब आप देखिए ये भी y इज इक्वल टू 0 से बॉल निकला और ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अभी ग्रेविटी इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन पे है, बॉल का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ेगी। इसकी क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ने के कारण ये 0 से चालू हुआ था और सेम लेवल पे पहुंचने पे u sin थीटा उसने अटेंड कर लिया। और जैसे जैसे ये नीचे अर्थ पे स्ट्राइक करेगा, इसके बाद क्या होगा? ये धीरे से अर्थ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे बॉल पहुंचेगा, अर्थ पे स्ट्राइक करेगा। अगर मैं यहाँ की कंपोनेंट की बात करूँ भी वाई की, तो ये ग्रेटर देन डेफिनेटली u sin थीटा होगा। ये हमें समझ में आ गया बात। लेकिन व्हाट अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से बॉल चालू किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मैं समय अंतराल को t1 से रिप्रेजेंट करूं और यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय अंतराल को अगर मैं t2 से रिप्रेजेंट करूं, तो विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉल प्रॉपर्टीज मैं इसको निकाल सकता हूं कि t1 की वैल्यू क्या होगी और t2 की वैल्यू क्या होगी। हमें t1 की वैल्यू पता है, हम लोग t1 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। क्यों? क्योंकि ये ऐसा होता है, ये हमारे लिए जो फॉर्मूला है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये किस टाइप से फॉर्मूला है? ये इस फॉर्मूला की मदद से निकाला गया है। वैसे तो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ फ्री फॉल बोला ही है, आप चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, या बेसिक इक्वेशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इस फॉर्मूले की मदद से ये निकला है। अगर आप देखेंगे कि वी वाई 0 है, यू वाई की वैल्यू u sin थीटा है, ए वाई की वैल्यू -g है, तो मुझे जो समय मिलेगा वो बेसिकली यही है। दूसरा, अगर मेरे को यहां से निकालना है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, आप देख रहे होंगे कि h1 प्लस h2 है। इनिशियल वेलोसिटी इस पाथ के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो इसके लिए मेरे पास एक इक्वेशन बन के आती है, उस इक्वेशन की मदद से मैं निकाल सकता हूं। और वो इक्वेशन क्या होता है? वैसे तो मैं फ्री फॉल का यूज करते हुए भी निकाल सकता हूं, तो सबसे पहले मैं फ्री फॉल का यूज करके निकालता हूं। तो t2 इज इक्वल टू √2h1 प्लस h2 अपॉन जी। ये जो वैल्यू आपने देखा कि t2 इज इक्वल टू √2h1 प्लस h2 इंटू जी, ये निकला कहाँ से? इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो इस तरीके से है कि हमें ये पता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर आप बेटर रहेगा इसको ए वाई भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जी इसी डायरेक्शन पे है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू वाई भी लिख सकते हैं, जो वी वाई लिखा है बेसिकली यू वाई है इस पाथ के लिए, तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए ये 0 हो गया। पार्ट यहीं पे ओरिजिन मान लीजिए आप, तो ये ओरिजिन 0 पे है, इसी डायरेक्शन पे आप चूंकि एज्यूम रेफरेंस फ्रेम इसी डायरेक्शन पे मान रहे हैं, इसलिए y इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। और y कितना है? h1 प्लस h2, तो ये हो गया h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी √2h1 प्लस h2 अपॉन जी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। ये तो हमें समझ में आ गया, बेसिक इक्वेशन हमने यूज कर लिया, फ्री फॉल की प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, दोनों ही मेथड से सेम चीज आने वाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो व्हाट अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने क्या देखा? अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा। टाइम ऑफ फ्लाइट is equal to t and t is equal to t1 plus t2. t1 is equal to u sin theta upon g plus ये वाली वैल्यू √2h1 प्लस h2 अपॉन g। बेसिकली ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू हमने अभी देखा है t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस √2h1 प्लस h2 अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी से बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी होगी, क्योंकि 2u साइन थीटा अपॉन जी किसको रिप्रेजेंट करता है? TOAB को रिप्रेजेंट करता है। जो कि हमने निकाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? TOABC तक के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, C तक के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन
2u साइन थीटा अपॉन जी होगी, ज़्यादा ही होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। अब कुछ चीज़ें और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट अबाउट डी, जो आप यहाँ पे डी देख रहे हैं, इस डी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप ध्यान दीजिए, ये डी है क्या चीज़? डी बेसिकली वो डिस्टेंस है जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जितने टाइम ऑफ फ्लाइट से चलती है वही डी है। मान लीजिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैंने ऐसा ले लिया, ये पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि u cos थीटा से चलती है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में या स्पीड में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि ax 0 होता है। जब ax 0 होता है तो इस डायरेक्शन में किसी प्रकार की स्पीड में कमी नहीं होगी। तो जो d होगा, d को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन यहाँ पे 2u साइन थीटा अपॉन जी नहीं है, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन ये वाला है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि d क्या चीज है, d इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। इसमें हमने इस पूरे इक्वेशंस में हमने ये देखा कि यहाँ पे हम जनरल रेंज का फॉर्मूला इस d के लिए नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि रेंज का फॉर्मूला इतनी दूर के लिए है, d के लिए कुछ अलग टाइप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा u cos थीटा का, तो मेरे पास d निकल जाएगा। क्योंकि ये है क्या चीज, यहां से पूरा u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा चलते चलते पार्टिकल यहां पे पहुंचा है, और यहां पे भी इस डायरेक्शन में u cos थीटा है। लेकिन व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट? यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यहां पे अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं, यहां पे इस टाइप से, ये तो हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो ग्रेटर देन u साइन थीटा है। अगर ये ग्रेटर देन u साइन थीटा है तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आप देख रहे हैं कि ये एक थीटा है, यहां पे जो एंगल बनेगा ये एंगल, ये दोनों तो सिमेट्रिक होते हैं। क्यों सिमेट्रिक होते हैं? क्योंकि इसका जो u cos थीटा कंपोनेंट इधर होता है, u साइन थीटा कंपोनेंट नीचे की ओर होता है। यहां पे जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल फाई, अगर मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट करूं तो फाई ग्रेटर देन होगा थीटा से, फाई इज ग्रेटर देन थीटा। ये भी मेरे पास एक निष्कर्ष निकल के आया। क्यों फाई ग्रेटर देन थीटा है? क्योंकि यहां पे जो y कंपोनेंट है, uy कंपोनेंट, दैट इज ग्रेटर देन u साइन थीटा। इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं अलग से तो आपको पिक्चर क्लियर होगा। मेरे पास जगह कहां पे? यहां पे। मान लीजिए ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया ग्रेटर देन u साइन थीटा। ये मैंने पहले, अगर ये u साइन थीटा होता तो ये थीटा होता, लेकिन अगर ये u साइन थीटा नहीं है तो इसको मैं दूसरे नाम से डिनोट कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं फाई। तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई। अब चूंकि u साइन थीटा की वैल्यू, यहां पे जो uy की वैल्यू u साइन थीटा से ज्यादा है, इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, वो धीरे से इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये जो है इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो जो थीटा जो पहले था, थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसलिए फाई यहां पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो फाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन थीटा होगा। अगर आपको यहां से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू uy अपॉन u cos थीटा। अगर मैं uy की वैल्यू को बढ़ाता हूं, किससे बढ़ाता हूं? u साइन थीटा से, u साइन थीटा से ज्यादा वैल्यू रखता हूं, तो डेफिनेटली जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। अब जब रेशियो बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फाई में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। फाई पहले थीटा था, अब फाई थीटा नहीं रहेगा, थीटा से ज्यादा रहेगा। तो ये यहां से भी आप ये चीज को एनालिसिस कर सकते हैं कि यहां पे जो एंगल बनेगा ये फाई ग्रेटर देन होगा थीटा से। तो हमें इस तरीके से ऑलमोस्ट हमने इसका फिजिक्स देख लिया है शॉर्ट पुट थ्रो का, कि इसमें क्या रेंज होती है, क्या स्मॉल डी होती है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि दिस इज द फिजिक्स ऑफ शॉर्ट पुट थ्रो। लेकिन शॉर्ट पुट थ्रो में गोला का स्टेटस क्या है? कौन से गोला के? क्या ये आउटर को शो कर रहा है ये लाइन? नहीं, ये गोला के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये आप ध्यान रखिएगा, ये जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिया है इस पाथ पे, वो सेंटर ऑफ मास का बेसिकली लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब बाकी चीजें तो सेम है। डिस्कस थ्रो में ये क्या हो जाएगा, डिस्क। ये जो डिस्क यहाँ पे आप एक्स वाई प्लेन पे दिख रहे हैं, वो एक्स वाई प्लेन पे ना रह के किस पे रहेगा, एक्स जेड प्लेन पे रहेगा। तो इसलिए ये डिस्क है, डिस्क मुझे कुछ इस टाइप से नजर आएगी ऐसा। यहाँ पे डिस्क हमें इस तरीके से नजर आएगी एक्स जेड प्लेन पे, ये जितना भी है डिस्क, और ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये आप डिस्क देख रहे हैं, और ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे भी आप ऐसा डिस्क देखेंगे, डिस्क का सेंटर ऑफ मास। आप देख सकते हैं वीडियो में भी जो मैंने शेयर किया है, वहाँ पे भी डिस्क इसी तरीके से मोशन करते हुए नजर आती है ऐसा। इसमें थोड़ी सी और फिजिक्स है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो एजम्पशन लिया हुआ है वो यही लिया हुआ है कि जो एयर रेसिस्टेंस है, ये भी ध्यान रखिएगा, एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जरूर रखिएगा, इस पूरे फिजिक्स में हमने एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना है। तो ये हमने क्या देख लिया, डिस्कस थ्रो भी देख लिया। मैंने एक और टर्म यूज किया था, भाला फेंक, जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। अब भाला फेंक में क्या होगा, भाला कैसा होता है, भाला कुछ नहीं है, एक इस तरीके से एक रॉड होता है और यहाँ पे पॉइंटेड एक नुकीला मेटालिक इस टाइप से रहता है एरो। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट सेंटर पे आप मान लीजिए, ऑलमोस्ट सेंटर पे, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही है मान लीजिए। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंटेड एक नुकीला पार्टिकल या एक नुकीला एरो लगा हुआ है, उस वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है सेंटर पे ना होके थोड़ा सा इस डायरेक्शन पे शिफ्टेड होगा, बट उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी फिजिक्स को सिंपल करने के लिए। तो ये कैसा मूवमेंट देगा, ये बेसिकली यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, अगर यहाँ पे अगर भाला का पोजीशन देखें तो यहाँ पे भाला का पोजीशन कुछ आप इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, आप जरूर वीडियो को जूम करके देखिए, पॉज करके देखिए, आपको नजर आएगा कि भाला ऐसा गड़ जाता है। ये जो भाला है एक डायरेक्शन पे आता है और ऐसा गड़ जाता है, और यहाँ पे कैसा फेंकता है, ये भाला का इस टाइप से अगर मैं यहाँ का देखूँ तो भाला इस तरीके से यहाँ पे भाला का पोजीशन रहता है। तो बेसिकली ये सभी भाला के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये जितना भी है आप देख रहे हैं, जो मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट किया है, ये भाला के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। और भाला का अल्टीमेट डेस्टिनी क्या होता है, भाला गड़ जाता है। क्यों गड़ता है, क्योंकि ये पॉइंटेड होता है और उसका जो पूरा मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जिस एंगल से उसको फेंका जाता है उससे ज़्यादा एंगल पे गड़ता है। क्यों, क्योंकि वो एक्स्ट्रा h2 दूरी तय करता है, उस कारण से इस एंगल में वृद्धि हो जाती है। ये थीटा ना रह के फाई हो जाता है, और फाई जो होता है वो ग्रेटर देन थीटा होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए इस मोमेंट पे जब वो गड़ता है और जिस मोमेंट पे उसको फेंका जाता है, दोनों मोमेंट का कंपैरिजन करिए तो आपको क्लियर होगा कि जो गड़ा हुआ है उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जब उसको फेंका गया था। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भाला फेंक भी है वो इसी फिजिक्स को फॉलो करता है, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है। इस कारण से यहाँ पे जो एंगल आपको नजर आता है फाई, वो ग्रेटर देन थीटा होता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। और वहाँ पे भी कंपटीशन का वही थीम होता है कि जहाँ से फेंका गया था कितने डिस्टेंस में जाके वो गड़ा, और वहाँ तक का हम लोग डिस्टेंस नापते हैं और उसके अकॉर्डिंगली विनर सिलेक्ट किया जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो, एवरीथिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ज़रूर उसको वीडियो को देखें और उससे ये अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करें। ये मैथमेटिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है d, वो बेसिकली रेंज के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये एक h2 डिस्टेंस भी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है अपने हाइट से, अपने कंधे के हाइट से अप्रॉक्सीमेट उसको फेंका करता है भाला को, या फिर डिस्कस थ्रो को वहाँ करता है, या शॉर्ट पुट थ्रो की बात करें तो एक डिस्टेंस से होता है। इस कारण से कुछ ना कुछ ज़मीन से एक डिस्टेंस होती है, उस कारण से नॉर्मल फॉर्मूले जो हम देखते हैं उसको लगा नहीं सकते। तो उसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स हमें अलग करना पड़ेगा। अलग कुछ नहीं है फिजिक्स, इक्वेशंस थोड़े से और बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारी प्रतियोगिताओं के बारे में। एक और अच्छा एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं, फ्रॉक का एग्जाम्पल। जो फ्रॉक होता है वो जब इंसेक्ट को खाता है तो उसके लिए वो जंप करता है। तो चलिए उसकी थोड़ी फिजिक्स देख लेते हैं। वैसे वो अलग से कुछ फिजिक्स नहीं है, सेम चीज़ ही हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में इस एग्जाम्पल को कई बार देखा है,
तो चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम फिजिक्स ऑफ फ्रॉग जंप देखने वाले हैं। वैसे ही कोई अलग से फिजिक्स नहीं है, ये जितना भी हमने पढ़ा है बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन बस नाम मैं अलग दे रहा हूँ, फिजिक्स ऑफ फ्रॉग जंप। इसके लिए मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, उसमें किस तरीके से फ्रॉग जंप करता है उसमें दिखाया है। बेसिकली जंप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेलोसिटी चाहिए, और जो फ्रॉग होता है वो एक ऑब्लिक मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के जंप करता है। तो वो सब आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे कोई इंसेक्ट उड़ रहा है। ऐसा फ्रॉग यहाँ पे बैठा हुआ है और वो इंसेक्ट को देखता है, तो उसके लिए वो कुछ प्रयास करता है कि समहाउ वो उसको खाना चाहता है। तो ये इस तरीके से जंप करता है इस डायरेक्शन पे एक वेलोसिटी u से। डेफिनेटली ये कुछ एंगल बनाएगा। ये एंगल जो है अर्थ सरफेस के साथ थीटा है, उसके जो वेलोसिटी का जो एंगल है अर्थ सरफेस के साथ थीटा है। अब इसको खाना है, तो खाना है तो इसका तो एक मतलब ये है कि जो इसका पाथ होगा उस पाथ में इसको आना चाहिए, क्योंकि अगर पाथ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली मिस कर जाएगा, खा नहीं पाएगा। तो इसको पाथ में आना चाहिए। तो आप सोचिए कि जो फ्रॉग है वो बहुत ही कम समय में डिसीजन लेता है कि कौन से एंगल से उसको फ्लाइट करना है, उसकी वेलोसिटी कितनी उसको रखनी है, तभी तो इसका जो मोशन के डायरेक्शन में ये फॉल करेगा कि नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो छोटा सा फ्रॉग इतने सारी फिजिक्स कर लेता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मान लीजिए उसने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया, इस तरीके से उसने फिजिक्स किया कि इसके प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पाथ पे ये आता है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पाथ में आना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये इसके इस पॉइंट पे आता है, कहने का मतलब मैक्सिमम हाइट जहाँ पे होता है वहाँ पे आए, ये जरूरी नहीं है। उसके ये आगे भी आ सकता है, उसके ये पीछे भी आ सकता है। हो सकता है हमारा इंसेक्ट यहाँ पे हो सकता है हमारा इंसेक्ट यहाँ पे हो सकता है हमारा इंसेक्ट यहाँ पे हो, कहीं भी है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंसेक्ट है ये इसके प्रोजेक्टाइल वाले पाथ पे होना चाहिए, तभी तो वो खा के आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब अपने जीभ से थोड़ा सा आगे करता है और वो चिपक जाता है, और उसको अपने मुंह के अंदर लेके वो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ कंटिन्यू करता है। लेकिन ध्यान रहे ये किसका मोशन है, ये मोशन जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रॉग का है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम मान सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके मुंह के सेंटर से ऐसा बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ कहीं लाई करेगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। इस कारण से हम ये कर सकते हैं कि अगर ये किसी तरीके से इस पे लाई कर जाए, कहीं भी इस पाथ में कहीं भी लाई कर जाए, तो ये इंसेक्ट को खा जाएगा। मान लीजिए इंसेक्ट यहाँ पे है और इसका जो कोऑर्डिनेट है हम इस इंसेक्ट का इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ से ये मान लीजिए x1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये y1 डिस्टेंस पे है। तो ये जो कोऑर्डिनेट का, ये जो इंसेक्ट का कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा। इसको मैं कोई पॉइंट P देता हूँ और इस पैराबोलिक पाथ पे ये डिपेंड करता है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे u फाइंड आउट करना है जिससे ये इंसेक्ट को खा जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें फिक्स कर दी गई है कि जो एंगल है थीटा वो फिक्स्ड है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। ये सभी डिस्टेंस भी फिक्स्ड हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे u फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान है, मेरे पास इक्वेशंस हैं, मैं उसकी मदद से ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे ये चीज़ क्लियर है कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी होता है। मुझे ये चीज़ क्लियर है। मुझे ये भी चीज़ क्लियर है कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। मुझे ये भी क्लियर है कि इन दोनों की मदद से मैंने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था x और y के लिए, और वो इस तरीके था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे पास x1 भी है, y1 भी है। मैं यहां पर अगर पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? y1 इज इक्वल टू x1 tan थीटा माइनस हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर x1 स्क्वायर। नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यू स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? पूरी वैल्यू को इधर ले आया, इसको इस तरफ ले गया, तो मेरे पास जो मिलेगा हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 tan थीटा, अभी ये एक वैल्यू होगी, माइनस y1, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ से मुझे u की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं इस टर्म को इधर ले आऊँ, यू स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा, तो मुझे मिलेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा x1 स्क्वायर अपॉन x1 tan थीटा माइनस y1। अगर मैं u की वैल्यू निकालूं तो u इज इक्वल टू अंडर रूट हाफ जी सेक स्क्वायर थीटा x1 स्क्वायर अपॉन x1 tan थीटा माइनस y1, ये निकल जाएगी u की वैल्यू। अब सोचिए ये छोटा सा फ्रॉग अगर किसी एक एंगल को लेकर उड़ता है तो उसके लिए क्या वेलोसिटी होनी चाहिए वो कैलकुलेट कर लेता है। यहां से इसका पोजीशन किस डिस्टेंस पे है कि उसको भी उसने ध्यान रखता है कि x1 कितना है, y1 कितना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या वेलोसिटी रखनी चाहिए वो भी लेके चलता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो u को कैलकुलेट करता है और उससे वो फ्लाइट करता है। तो ये बहुत मैजिकल चीज़ है जो हमें नेचर ने दी है। नेचर ने बहुत लोगों को अलग अलग टाइप से इंटेलेक्चुअल दी है, तो फ्रॉग को जो इंटेलेक्चुअल मिली है वो पैराबोलिक पाथ में फ्लाइट करने की इंटेलेक्चुअल है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि उसको क्या थीटा रखनी है। वो थीटा को भी वेरी कर सकता है, यू को भी वेरी कर सकता है। सम हाउ वो किसी तरीके से इस इंसेक्ट को खाना चाहता है। तो हमें इस क्वेश्चन से एक इंसाइट मिल रहा है कि अगर मैं थीटा वेरी कर दूं तो क्या होगा, मैं वेलोसिटी वेरी कर दूं। देखिए यहां पे मैंने थीटा फिक्स रखा, मैंने ये पोजीशन फिक्स रखा, उसके अकॉर्डिंगली यू की एक वैल्यू आई। लेकिन मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि मैं यू को फिक्स रखूं, मैं थीटा को चेंज कर दूं, मैं ये भी कह सकता हूं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स कि आप थीटा भी वेरी कर सकते हो, आप यू भी वेरी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली दोनों ही फॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि थीटा को आप वेरी नहीं कर सकते, यू की अलग वैल्यू लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको थीटा रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको थीटा रखनी पड़ेगी, तभी ये इसके पैराबोलिक पाथ पे फॉल करेगा, अदरवाइज फॉल नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर थीटा के लिए यू की वैल्यू हमने निकाला, एक पर्टिकुलर यू के लिए भी हम थीटा निकाल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द थीटा इस पैराबोलिक पाथ में उसको लाने के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर यू के लिए ये उसके पैराबोलिक पाथ में फॉलो हो ही ना, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि यू की कुछ वैल्यू हो और वो उसके पैराबोलिक पाथ पे फॉलो कर ही नहीं रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये जो इफेक्ट्स हैं, ये जो इफेक्ट्स हमने देखे अभी, वो इफेक्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके वेलोसिटी का रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम देखेंगे। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको हम थीटा कहते हैं, उसका रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक पर्टिकुलर यू के लिए, वो हम देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स भी लेंगे, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें और एंजॉय करिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कॉर्नर में। थैंक यू।